Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 9th history chapter 1st part 3rd. So start करते हैं. France becomes a constitutional monarchy. अब मोनार्की मतलब मोनार्की तो फ्रांस में पहले ही से थी, फिर ये नया क्या आ गया कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई. तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमने पिछले सेशन में क्या देखा था कि वो जितना भी मोनार्की था उसको एंड करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. बट उस कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या वो हम देखते हैं. सबसे पहले हुआ क्या, जैसे कि ये मोनार्की है. अभी समझ में नहीं आ रहा डायग्राम क्या है, तो जब हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे एक चद्दर के अंदर एक राजा को पैक कर दिया गया है और बाहर से 2-3 आदमी ने उसको पकड़ रखा है. तो ये मोनार्की है. मोनार्की की जो पावर है उसको क्या कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है. यानी जो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो नया संविधान बना है, उसके अंदर जो ये मोनार्की है, इस मोनार्की की पावर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, लिमिटेड कर दिया गया. पूरा का पूरा अपने जो यहाँ फ्रांस जो लोग हैं फ्रांस के, उन्होंने लिमिटेड कर दिया और जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी. वो कैसे, वो देखते हैं अभी. फिर क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1790 बना था, जिसमें मोनार्की की पावर को लिमिटेड कर दिया. यानी जो पावर पहले सिर्फ एक मोनार्की के पास थी, वो पहले उसको लिमिट करा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्या कर दिया, पहले उसको लिमिट करा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा, पहले करा लेजिस्लेटिव में, फिर उनके एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी. इन तीनों सेंटर में जो तीनों पार्ट से, उन तीनों पार्ट में एक मोनार्की की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इससे फायदा क्या हुआ, अब इससे फायदा हुआ कि अगर इस मोनार्की को पहली बात किसी से जेलेसी है, तो वो पूरा का पूरा जेलेसी वाला जो मैटर है वो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि लिमिटेड हो चुकी है. दूसरी बात, अब जो रिच सपोर्ट था उनके पास, जिसके तहत या फिर जिसके अकॉर्डिंग अगर इनको टैक्स बढ़ाने हैं तो बुलाई मीटिंग, बढ़ा दिए. बट अब इनको टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों से अप्रूवल लेना होगा. और किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर कोई भी नया लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें इन तीनों की परमिशन लेनी होगी. लॉ की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो इन्होंने एक नया सेंटर, एक पूरा का पूरा कम्युनिटी है नई बिठा दी. यानी अब जो जितने भी केस फाइल होंगे उनका सारा डिसीजन अब ये मोनार्की ना लेकर एक नई कमेटी बैठी है जुडिशरी, वो लेगी. लेजिस्लेटिव के जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं वो ये हैंडल करेगी, और नए एग्जीक्यूटिव जो इन सब पर क्या करेगा, थोड़ा कंट्रोल इस पर रखेगा, थोड़ा जुडिशरी पे, थोड़ा इस पर. यानी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके एक नए रेफरेंस में आगे क्या करेगा, पुट करेगा. अंडरस्टैंड. और हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, यानी जो यहां पे ये पॉलिटिकल सिस्टम बना है, ये वर्क कैसे कर रहा है वो हम देख लेते हैं. जो वर्क की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं किंग पर, जो पहले मोनार्की थी. अब इस मोनार्की का जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल कौन करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो कि नेशनल असेंबली है 745 मेंबर्स की. अब ये कैसे आएगी, तो पहली बात करते हैं, जैसे ये पॉपुलेशन है. अब पॉपुलेशन उन्होंने क्या डिसाइड करा, पॉपुलेशन में उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. कैसे, एक हो गया एक्टिव सिटीजन, दूसरा हो गया पैसिव सिटीजन. अब एक्टिव सिटीजन क्या है, एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन है जो 3 डेज की मजदूरी, यानी एक मजदूर काम करता है तो उसको 3 दिन का वेजेस मिलता है, उस 3 दिन के वेजेस के बराबर अगर वो टैक्स पे करता है, इट मीन्स कि वो एक्टिव सिटीजन है ना, या फिर एक्टिव सिटीजन है. और अगर वो 3 डेज के बराबर उसका वेजेस एज ए टैक्स पे नहीं करता है, वो पैसिव सिटीजन है. अब ये कैसे काम आएगा, तो ये काम आएगा, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने बोला कि टैक्स करने, यानी जो एक्टिव सिटीजन्स है सिर्फ वही हमारे क्या करेंगे, वोट करेंगे, बाकी वोट करने का राइट्स नहीं है. और उसमें भी वुमेन्स हैं,
उनको तो बिल्कुल भी राइट्स नहीं, उनको तो पूरा का पूरा बाउंडेड कर दिया गया, प्रॉपर्टी ऑफ फादर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड उनको शो करके साइड में कर दिया, है ना। जो हम एक्टिव और पैसिव सिटीजन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जितने भी वहां के मैन हैं उन पर अप्लाई होता है। तो इन्होंने क्या गेम खेला, इन्होंने गेम खेला कि पहले पॉपुलेशन कैसे अलग करेंगे, एक्टिव और पैसिव से, उसके बाद एक्टिव भी वही होंगे जो 25 से अबोव होंगे, यानी 25 से नीचे वाली जितना भी पॉपुलेशन है वो सारी पैसिव में, या फिर उनको कोई राइट्स नहीं होगा। वोटिंग की बात करें तो हम जैसे आज भी इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करते हैं तो 18 प्लस है, अभी तो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है 18 प्लस जो भी है वो वोट दे सकता है। बट पहले क्या था, जो भी 25 प्लस था सिर्फ वही वोट दे सकता था, प्लस 25 प्लस होने के साथ साथ वो 3 डेज का वेजेस एज ए सिंगल टैक्स पे करना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पूरा का पूरा जो पब्लिक है वो अलग हो गई। अब इनसे बन के आया एक्टिव सिटीजन्स अनटाइल वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28, यानी 28 मिलियन पॉपुलेशन थी, उनमें से जो 4 मिलियन थी वो सामने आई कैसे, एज ए एक्टिव सिटीजन जो वोट दे सकते हैं। फिर उनमें से वोट दिया गया और वोट देने के बाद जो इलेक्टर्स सेलेक्ट हुए वो थे 50,000। कौन थे, 50,000 मैन वहां से इस पॉपुलेशन में, यानी पॉपुलेशन सेलेक्ट हुआ 4 मिलियन, 4 मिलियन से 50,000, 50,000 से फिर वोटिंग की गई किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। तो वो थे 745 मेंबर थे नेशनल असेंबली के। अब वो क्या करेंगे, उनका पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा एग्जीक्यूटिव एज ए किंग पर रहेगा। किसका रहेगा, जो असेंबली है उसका कंट्रोल किस पे रहेगा, किंग पर रहेगा। और किंग इनको बस सिर्फ वीटो दे सकता है, बाकी इन पर पूरा पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इनके जो मिनिस्टर्स होंगे, जो मिनिस्टर होंगे जैसे पादरी वर्ग कह सकते हैं, जितने भी हाई क्लासेस मिनिस्टर होंगे उनका भी, उनके ऊपर भी इनका क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। किसका, जो 745 मेंबर्स की एक नेशनल असेंबली है जिनको 50,000 इलेक्टर्स जो कि मैन है उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इलेक्ट किया है ना, उन दोनों कंट्रोल रहेगा इस पर। अब बात करें जुडिशरी की तो वो पूरा का पूरा अलग सिस्टम हो गया है। जुडिशरी को वोट कौन देंगे, जुडिशरी को डायरेक्ट जो 4 मिलियन पीपल लोग हैं जो टैक्स पे कराए वो भी क्या करेंगे, इस जुडिशरी के लिए वोट करेंगे, यानी यही लोग वोट करेंगे। जुडिशरी होगा। अब जुडिशरी कौन, जज, जो फैसले सुनाएगा, जो क्राइम जितने भी होंगे उनकी सुनवाई करेगा, उनके रिजल्ट, या फिर जिसको फांसी की सजा देनी है उसको फांसी की, बाकी जो भी चल रहा प्रोसेस, यानी जितना भी लॉ मटेरियल सारा काम है वो कौन देखेगा, वो जज देखेगा। उसके अलावा मिनिस्टर पूरा अलग हो गया और किंग को तो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया है ना। अब देखो, अब यहां दूसरी गौर करने वाली बात क्या है कि हमने अभी बात करी कि वोट वही देगा जो 3 डेज का लेबर वेजेस पे करेगा। अब जो इंसान 3 दिन की मजदूरी पे कर सकता है एज ए टैक्स, तो क्या वो गरीब होगा, तो शायद नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतना टैक्स पे कर सके। और ये टैक्स मजदूरी कोई कम बात नहीं कि आप 3 दिन की पूरी मजदूरी पे कर रहे हो एज ए टैक्स, यानी वो थोड़े क्या है, थोड़े हायर क्लास है, हायर क्लास, या फिर हम इनको मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, मतलब पूरे पुअर नहीं है ना, पूरे गरीब नहीं है इन लोगों के मुकाबले। अब रिवोल्ट किसने करा, रिवोल्ट करा इन पूरी की पूरी पॉपुलेशन ने, और राइट्स किसको मिले, सिर्फ 4 मिलियन पीपल में। तो यहां जब हम सोचते हैं कि असल में चल क्या रहा है, तो इसी रीजन से इसका जो नाम आया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मोनार्की है बट अब किस पर है, कॉन्स्टिट्यूशन पर। मतलब यहां तक तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि हमने रिवोल्ट करा है, हमें इंडिपेंडेंस मिला है, कि हम पर दूसरे यानी जो रूल कर रहा था उससे एक से बढ़कर अब 4 हो गए। समझ रहे हो। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वेस्टेड द पावर ऑफ द मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, मतलब पूरी की पूरी जो लॉ बनाने की पावर थी वो किसमें हो गई, नेशनल असेंबली में हो गई, एंड विच वाज इनडायरेक्टली
इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड की गई थी। अंडरस्टैंड? यानी जो 50,000 इलेक्टर्स थे उनके द्वारा 745 मेंबर्स की नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी। That is, citizens voted for a group of electors who chose the assembly. जैसा कि अभी देखा, only men above 25 years of age or who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. अब जितना भी मैटर लिखा गया है ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है, ताकि जितना भी मैटर हो आप इसको एज ए नोट रेफरेंस लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो चुटके में आपको याद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अब यहां की बात करें एज ए डायग्राम की, अब सोचने वाली बात है, क्या ये लोग भी इन मेंबर में सेलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट जो रेशियो है यहाँ 3 डेज की वेजेस का है तो यहाँ ज्यादा होगा। मतलब कि अब जो रूल कर रहे हैं वो अमीर से अमीर यानी एरिस्टोक्रेसी या फिर जो नोबल पीपल है वो है, यानी सत्ता वही है। पहले मोनार्की के पास थी, अब मोनार्की से जितनी भी रिच सोसाइटी, रिच पॉपुलेशन है, रिच लोग हैं, उनके पास आ गई है। बात तो वही है ना? बात तो वही है, जिसके जो हाई टैक्स पे करेगा वो सत्ता में आएगा। पर गरीबों का क्या? वो तो गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रह रहे हैं अब तक। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था अब नया, जो जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने बनाया है, वो बन चुका है। स्टार्ट कहां से होता है? द राइट ऑफ मैन। अब एक बात यहां देखने वाली है कि बात किसकी हो रही है यहाँ? मैन के राइट्स की। मतलब इन्होंने वुमेन को पूरा का पूरा सेपरेट करके पैसिव में डाल दिया है, यानी उनकी कोई बात नहीं कर रहा। और जो वुमेन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है किसकी? उनके फादर की और उनके हस्बैंड की। अब जितने भी राइट हम डिस्कस करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ 17 है, बट इसके अंदर हमने वही इंक्लूड किए हैं जो अदर कंट्रीज ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो हमारे काम के नहीं है। अब वो हमारे काम कब आएंगे? जब हम इस हिस्ट्री के अंदर डॉक्टरेट तक पीएचडी करेंगे, तब हमारे काम के, तब तक कोई काम के नहीं है। अंडरस्टैंड? तो एक बात ये समझ लेना, जितने भी राइट्स के नंबर आएंगे वो हमने इतने ही इंक्लूड करे हैं जितने अदर कंट्रीज ने भी यूज करे हैं, यानी वो सभी के हिसाब से वो क्या है? सही है। ओके, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ वर स्टेबलाइज्ड एज नेचुरल एंड इनलिएबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहा है? इन शॉर्ट बात कर रहे हैं हम, जितने भी राइट्स हैं ये ह्यूमन के बाय बर्थ हैं। और पहले बाय बर्थ के नाम से हमें क्या याद था? राइट ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब जो रूल के अंदर अधिकार थे टैक्स ना पे करने के, वो वाले। बट अब थोड़ा सा चेंज होकर क्या हो गया है कि बाय बर्थ हमारे राइट्स क्या हैं? फ्रीडम है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे एक ह्यूमन के बाय बर्थ के राइट हैं और इसको इनसे कोई नहीं छीन सकता। ये कौन बोल रहा है? ये अब नया जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन हुआ है वो बोल रहा है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। अब ये उस स्टेट की ड्यूटी है क्या करें? वो उन सिटीजन के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे, यानी उस सिटीजन की ड्यूटी है जहां ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। क्या करेगा? वो इनके राइट्स को जो नेचुरल राइट्स के नाम से इंट्रोड्यूस्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहां से वुमेन का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा वाइप कर दिया गया। बट क्या वुमेन का नाम हटाने से यहाँ वुमेन का जो उनका एक कहते हैं उनका
एविडेंस है इनके अंदर, क्या वो मिट जाएगा? नहीं, वो एविडेंस अभी तक मौजूद है। और एक बात मैं बताऊं आपको कि जो मैन का राइट है उन्हें अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि जब वुमेन रिवोल्ट करेगी, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी अपना एक इनके अगेंस्ट एक चार्टर लॉन्च करेगी, एक पैम्पलेट लॉन्च करेगी, जिसमें बिल्कुल इन्हीं को इंस्पायर करके, इन्हीं को इंस्पिरेशन लेकर अपने वो नए राइट्स जो है इंट्रोड्यूस करेंगी। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होंगे, बट जो इंस्पिरेशन थी वो यहीं से आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? मैन आर बोर्न रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ठीक है, जो मैन है वो फ्री बोर्न हुआ है, उनके राइट्स क्या है? इक्वल है। सिंपल था। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशंस। और ये सारे क्या है? उनकी प्रॉपर्टी, जो लीगल राइट्स हैं वो हैं। The source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जो sovereignty है नेशन की, नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज, यानी इनके जो राइट्स हैं वो कोई भी नहीं छीन सकता। दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, यानी जो लोगों से कोई राइट्स नहीं आते उन पे कोई सोवेनिटी या फिर किसी को अब्यूज नहीं किया जाएगा। या इन सिंपल वर्ड में बात करें कि कोई भी ग्रुप जो है अलग से, जो इन सोसाइटी में इंक्लूड नहीं है, वो किसी को रिप्रेस या फिर प्रेशर करके उसको उसके राइट्स जो है वो छीन नहीं सकता। एंड लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू सोसाइटी। और जो लिबर्टी है वो आपको ये पावर देती है कि आप सोसाइटी में कुछ भी कर सकते हो, बट आप सोसाइटी को इंजूरियस नहीं कर सकते। मतलब आप जो करना है आपको करो, आप बिल्कुल फ्री हो, बट आप सोसाइटी को हार्म मत करना। अगर हार्म करोगे तो डिटरमाइंड बाय लॉ आपको दंडित या फिर कह सकते हो क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। नंबर 5, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। और लॉ को सिर्फ वहीं तक राइट्स हैं कि जब वो सोसाइटी को या फिर मींस लॉ को हार्म करे तब वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। All citizens have the right to participate in its formation personally or through their representatives. All citizens are equal before it. अब क्या है? ये बोल रहा है कि law is the expression of the general will, यानी जो law क्या है? एक जनरल विल का एक्सप्रेशन है। एंड ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन का राइट है उसमें पार्ट लेने का। यानी इन सिंपल बात करूं कि जैसे एक कमेटी बिठाई जाएगी तो उस कमेटी के अंदर सबको राइट्स हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें। बाई चांस अगर वो ग्रुप्स में से एक ग्रुप बोलता है कि ये चीज सही नहीं और उनको प्रोटेस्ट करता है, तो ये पूरी की पूरी कमेटी है या कमेटी को वो डिसबैंड कर सकता है, क्योंकि वो क्या है? इक्वल राइट्स में नहीं है। मतलब अब क्या होगा? अब लोगों को ये राइट्स है वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में या फिर गवर्नमेंट मीटिंग में क्या हो सके? अटेंड कर सके उनको। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, किसी को भी अक्यूज नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और डिटेन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ, यानी जब तक कि वो लॉ के अगेंस्ट या फिर लॉ के हिसाब से ना हो। मतलब इन तीनों चीजों को कभी भी हार्म नहीं किया जाएगा तब तक जब तक उस पर्सन ने किसी लॉ को हार्म या फिर लॉ को क्या नहीं करा है? एक्यूज नहीं करा है तब तक। अगर उसने ऐसा करा तो डिटरमाइंड बाय द लॉ, यानी लॉ के अनुसार उसको पनिशमेंट किया जा सकता है, और वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है। एवरी सिटीजन में स्पीक and write the print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in the case of determined by the law. अब देखो यहाँ मेन क्या है? प्रिंट फ्रीली। इसका हमें जस्ट थोड़ी देर बाद एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्या देता है आपको बोलने के राइट्स देता है, आपको कुछ भी लिखने के राइट्स देता है, और उस लिखे हुए को आप पब्लिकली प्रिंट कर सकते हो, उसका राइट भी देता है। बट ये तीनों चीजें तब तक ही होगी जब तक आप उस सिस्टम को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नहीं करते? हार्म नहीं करते, या फिर किसी सोसाइटी को अबोलिश नहीं करते, या फिर किसी को अब्यूज नहीं करते, तब तक वो ठीक है। अगर आपने किसी की भी फीलिंग को हर्ट करा, किसी को अब्यूज करा, तो लॉ के अगेंस्ट आपको क्या पनिश किया जाएगा। और ये सारे के सारे रूल आज भी फ्रांस से लेकर अदर कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं।
अब जैसे राइट, जैसे पर्सनैलिटी राइट है या फिर सोशलिटी का राइट है, वो आज वो अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने इंडिया में भी है कि अगर कोई किसी की मेंटली प्रॉपर्टी को हर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट जो लॉ है वो एक्शन ले सकता है। आपको ध्यान रखना है ये बात। अब देखो 12 है, 17 है, उससे पहले हमने क्या देखा था, 7 था, डायरेक्ट 11 था। तो मैंने वही सिर्फ राइट्स लिए हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन ने पिकअप किए हैं। सो नंबर 12, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स and for the expression of administration a common tax is indispensable. It must be accessed equally on all citizen in proportion to their means. अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ये पब्लिक फिगर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी जो गवर्नमेंट है, उस पूरी गवर्नमेंट को एक सही रूप में इंडिकेट या फिर एक एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मनी की तो जरूरत पड़ेगी, है ना, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और जो फाइनेंशियल क्रेडिट है वो सारा होगा कहां से, वो होगा पब्लिक से ही, यानी पब्लिक को ही इसी गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स भरना है। बट यहाँ राहत की सांस क्या है, यहाँ थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स होगा वो पूरी के पूरे सिटीजन को पे करना होगा, यानी जितनी भी उस कंटिनेंट की या उस स्टेट की सिटीजन है उन सबको पे करना पड़ेगा और सबको इक्वल टैक्स पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ इस रूल से क्या हुआ, जितने भी लोग थे वहां फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सोसाइटी के लोग, वो सारे खुश हो कि हाँ अब टैक्स क्या है, जो फर्स्ट सोसाइटी और सेकेंड सोसाइटी है उनको भी पे करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा उनकी प्रॉपर्टी सीज करके गवर्नमेंट ने 2 बिलियन लिवरस का पेमेंट अमाउंट इकट्ठा किया, जिसमें उनका जितना भी ड्यूज है वो क्लियर करके और बाकी पैसा अपने डेवलपमेंट में लगाया है। और टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी सब में इक्वली। Since the property is sacred and inviolable rights, no one may be deprived of it unless a legally stabilized public necessity requires it. In that case, just compensation must be given in advance. और ये भारत के संविधान में भी है कि अगर चलो कि जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपकी है, बट अगर गवर्नमेंट को आपकी प्रॉपर्टी अर्जेंटली चाहिए, चाहे किसी भी काम के लिए चाहिए, आर्मी के लिए चाहिए, गवर्नमेंट के लिए चाहिए, फाइनेंस चाहिए, अगर चाहिए तो वो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ले सकते हैं। बट उस केस में आपको एक प्यारा सा कंपनसेशन दिया जाएगा, फ्री में नहीं लेंगे, आपको एक मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दिया जाएगा। बिल्कुल ये राइट्स इंडिया वाले में भी है और ये पहले भी था। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, तब भी गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आपका बिल्कुल टोटली राइट्स है, पर अगर कभी हमें इमरजेंसी कंडीशंस में आपकी प्रॉपर्टी की नीड हुई तो हम आपकी प्रॉपर्टी बेशक इजीली ले सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पूरा का पूरा एक नेशन है। बट प्रॉपर्टी लेने के एवज में आपको क्या करेंगे, हम एक बढ़िया सा कंपनसेशन देंगे, है ना, बिल्कुल आपको उससे वहां से निकाल के फेंकेंगे नहीं, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। बट इमरजेंसी कंडीशंस में ऐसा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी, बट अगर कभी होता तो गवर्नमेंट का मानना है कि वो ले सकती है। ले आमी दू पीपल, द फ्रेंड ऑफ द पीपल। अब ये एक न्यूज़पेपर है, द फ्रेंड ऑफ द पीपल, और ये आर्टिकल छपा है। अब ये आर्टिकल छापा किसने, ये छापा है जीन पॉल मेरेट ने। अब इस आर्टिकल में है क्या, अब इस आर्टिकल में है सच्चाई, ट्रुथ। अब ट्रुथ क्या, जैसा कि आज का जो टॉपिक था हमने स्टार्ट कहां से करा, हमने स्टार्ट करा था फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और इसमें मोनार्की भी है। तो ये जीन पॉल सर जो हैं इन्होंने इन पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की पोल खोल दी है। कैसे खोली है अभी देख लेते हैं। देखिए, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच, अ लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड will never be improved by peaceful means alone. Here was absolute proof how wealth influences the law, yet law will last only as long as the people of agreed to obey them. अब ये बोल रहे हैं कि आपने नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, नए राइट्स भी डिक्लेयर कर दिए और ठीक है लोग खुश भी हैं,
पर मैं आपको बता दूं कि लोगों को अब तक पता नहीं है कि जो रूलिंग सिस्टम था वो पहले मोनार्की से लेकर अब जो रिच सोसाइटी है उनके पास गया, यानी जो अमीर लोग हैं उनके पास गया है। पर बात तो वही है, लोग तो पहले भी उतना परेशान थे, अब भी उतना परेशान है। अब जो पावर थी वो मोनार्की से लेकर कहाँ ट्रांसफर होगी है? अमीरों के पास, रिच सोसाइटी के पास ट्रांसफर होगी। बट क्या लोगों को ये पता था? नहीं पता था। और ये जीन पॉल जो सर हैं ये क्या बोलते हैं कि एंड व्हेन दे मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स। इट मीन्स क्या है कि जब लोगों को पता लगेगा कि ये सारा सिस्टम हुआ है जिससे हमें कोई बेनिफिशियल नहीं हुआ, बट जो एरिस्टोक्रेटिक है, जो रिच सोसाइटी, सिर्फ उनको ही बेनिफिट हो रहा है, तो क्या वो चुप रहेंगे? नहीं, वो भी बिल्कुल वही करेंगे जो इन्होंने पिछले मोनार्की के साथ करा है। बट बात उतनी है कि जब तक उनको पता लगेगा तब तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं, है ना। तो ये रिवॉल्यूशनरी थे, तो ये रेवोल्यूशन जर्नलिस्ट थे जीन पॉल मैट। अनऑफिशियल लिंक किससे था? जेकोबिन ग्रुप से, जो कि कब? जून 1793 के बाद से पावर में आएगा। और ऐसा वैसा पावर में नहीं आएगा, मतलब कि एक शॉर्ट टाइम के लिए पावर में आएगा, पर बहुत ज्यादा ये आतंक, जो टेरर है ना, ये मचाने वाला है। नेक्स्ट, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब जो चार्टर ऑफ मैन इशू हुआ है इसके अंदर कुछ साइन भी ऐसे हैं जो हमें पढ़ने से जरूरी हैं। सबसे पहले देखिए, चेन ब्रोक है। चेन क्या हो गई? ये ब्रोक हो गई। इट मींस की फ्रीडम, टोटली फ्रीडम को इंडिकेट कर रहा है कि हमारी चेन जो है ब्रोक हो गई है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये इशू हुआ है, हम क्या हो गए? अब हम फ्रीडम हो गए हैं, क्योंकि मैन जो है वो अपने आप को एज ए नेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ जो वुमेन का जो राइट्स है टोटली क्या कर दिया? पैसिव कर दिया गया है। यानी अब नेशन इज इक्वल टू मैन। इसलिए उन्होंने साइन क्या बनाया कि ब्रोकन चेन, इट मींस हम फ्रीडम है। और आपके पास एक बंडल है, द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी बहुत ज्यादा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। उसमें क्या होता था? एक वुडन स्ट्रॉ होती थी, उसको हम इजीली ब्रोक कर पाते थे। और वही अगर हमारे पास वुडन स्ट्रॉ का पूरा बंडल हो तो हम उसे ब्रोक नहीं कर पाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो दुनिया की कोई भी पावर हमें डिस्ट्रॉय या फिर डिफीट नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल वही सिस्टम जो था ये था। नेक्स्ट, एन आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। अब यहाँ से क्या है? ट्राइंगल में रेडिएटिंग लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये येलो होनी चाहिए थी, हम ब्लैक में करें, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कि जो आंख है बीच में, इसमें आई, वो सब कुछ देख रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और जो इसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये है कि नॉलेज की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कि जो अंधकार है, जो डार्क है, उसको साइड करते हुए हम एकदम राइट वे में चल रहे हैं। नेक्स्ट है स्कैप्चर। स्कैप्चर किसका साइन है? रॉयल्टी का साइन है। यानी जो अभी इशू हुआ चार्टर, किसका रॉयल्टी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा रॉयल्टी का साइन का इशू हुआ है ना। ये रॉयल्टी का साइन किसी लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देने के लिए कि अब हमारे पास क्या है? अब हमारे यानी पीपल के पास पूरे के पूरे स्टेट की पावर है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। सर्कल फॉर्म कर रहा है, किसके लिए? ये बोल रहा है कि सिंपल सी बात है, समझो, जनता के लिए जनता का शासन। अंडरस्टैंड? रेड फ्रिगन कैम्प, ये जो साइन है ये लिबर्टी का है साइन है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो एज ए फ्रीडम को शो करने के लिए भी इस कैप का यूज या फिर इसको पहना जाता है कि हम क्या हैं? हम पूरे के पूरे फ्रीडम हैं। ब्लू व्हाइट रेड यूनिफॉर्म पहने हुए बढ़िया सी वुमेन, इस जो ये कलर है ये फ्रांस का ट्राई फ्लैग है। इसी को इंडिकेट करते हुए इन्होंने एक वुमेन को इंट्रोड्यूस किया है, अ लॉ टैबलेट। इसके अंदर सारे के सारे लॉ जो हैं वो लिखे गए हैं। तो ये लॉ टेबल भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, साइन है इसका। जो फोटो में हम देखते हैं, ये देखो, ये जो फोटो में हम देख रहे हैं बिल्कुल ये पूरी की पूरी क्या है? ये लॉ टेबल है। तो जितने भी साइन है वो सारे आगे। द विंग्ड वुमेन, अब ये आई है हेवन से सबको ब्लेसिंग देने की, हाँ जो कर रहे हो वो सही है। नेक्स्ट, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक वर्ड सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, जितना ये ब्यूटीफुल सुनने में लग रहा है ना, उतना ये जो वर्ड है इस कंडीशन में डेविल होने वाला है।
वो कैसे, वो हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम देखेंगे जो फ्रांस है वो पूरा का पूरा मोनार्की को डिस्ट्रॉय कर देगी, रिपब्लिक को सपोर्ट करेगा, एंड हाउ इट स्टार्ट द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। 1789 के बाद का जो भी इतने ईयर्स थे, उसके बाद के ईयर्स थे, वो पूरा का पूरा टेंशन से भरा हुआ था। लोग पूरा का पूरा प्रेशराइज थे, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर रिवोल्ट है, हंगर आई, हार्डशिप आए और लोगों ने ऑब्वियसली रिवोल्ट करा। और आल्दो लुइस 16 जो रूलर था उस वक्त, कौन था, जो लुइस 16 जो रूलर था, इन्होंने साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्या करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर साइन तो कर दिया। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। अब पर्शिया के साथ वो खुफिया बातचीत कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि खुद की पावर तो लिमिटेड हो गई है, पावर को चल नहीं रही है। तो जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें से पर्शिया के साथ ये सीक्रेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसका पता किसी को नहीं है, सिर्फ किंग को ही उसका पता है। उसके बाद क्या होता है, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस समर 1789। अब हो क्या रहा है, लुइस 16 ने कन्वर्सेशन करी, सीक्रेट खुफिया जेम्स बॉन्ड वाली बातें चल रही है। इधर बोला इधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, पूरी जनता ने डेवलपमेंट कर दिया है, मेरी जो पावर थी वो लिमिटेड होगी, मैं करूं क्या करूं। और ये बात जब पर्शिया से दूसरे नेशन में गई, और हालांकि जो इतना बड़ा कांड, जो इतना बड़ा जो रूल वो रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी न्यूज तो बाहर जानी थी, गई लोगों के पास, दूसरी नेबर कंट्री के पास गई, और वहां की जो मोनार्की थी उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। अब उनके पास दिमाग आ रहा है कि ये जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा है ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बढ़िया से सारे यूनिफिकेशन करेंगे और एक बढ़िया सी प्लान करते हैं ट्रूप भेजने का, ट्रूप सैनिक टुकड़ी पूरा का ट्रूप भेज दें, और जो फ्रांस में 1789 के समर में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है ना, उसके पूरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम फ्रांस में अपना जो रोल है वो हल्का सा स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है उसको पूरा का पूरा रिप्रेस कर देंगे। ये कौन सोच रहा है, ये अदर कंट्री सोच रही है, साथ ही साथ जो इवन रूलर है फ्रांस का वो खुद ही सीक्रेट कन्वर्सेशन में लगा है पर्शिया से। तो अब क्या ही हो सकता है, बिफोर दिस कुड हैपन, अब ये जितना सोचा जा रहा है, कन्वर्सेशन की जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी भनक किसको लग चुकी है, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, नेशनल असेंबली जिन्होंने बनाया है ना। बिफोर दिस कुड हैपन, यानी ये हो पाता जो इन्होंने सोचा, उससे पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। अप्रैल में ही उन्होंने क्या वोट कर दिया, क्या करने के लिए, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट इन्होंने वोट डिक्लेयर कर दिया है। किसने, नेशनल असेंबली ने। क्यों, पावर किंग के पास रही नहीं, पावर आ गई नेशनल असेंबली के पास, उनके डिफरेंट एरियाज में। तो अब वार डिक्लेयर हो रखी। अब यहाँ लुइस 16 तो आराम शांति से बातें लगे हुए हैं पर्शियन किंग के साथ कि हाँ चलो ठीक है, अभी सीट वॉर है, दबा देते हैं चलो। और साथ ही साथ वो दूसरे किंग है वो भी, चलो एक काम करते हैं, वहां का पूरा डेवलपमेंट रुकवा देते हैं। ये कुछ होता उसी से पहले नेशनल असेंबली एक एडवांस एक्शन ले लिया है और क्या कर दिया, वॉर कर दी है। किसके अगेंस्ट, पर्शिया और अगेंस्ट के खिलाफ। 1000 of volunteers throughout the provinces to join the war। और नेशनल असेंबली के फेवर में बहुत सारे, मतलब thousands of volunteers ने ये वॉर ज्वाइन करी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस वक्त वो नया नया था और लोग सोच रहे थे कि हम क्या अब रिपब्लिक हैं। उनके लिए तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही रिपब्लिक का मीन था, उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही रिपब्लिक का मीन था, बट एक्चुअल में वो था नहीं, क्योंकि लोग उतना सोच रहे थे। अब क्या हुआ, दे सो दिस एज वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और जो वॉलंटियर थे उन्होंने क्या सोचा, ये वॉर है ना, ये किसके अगेंस्ट हो रही है, ये किंग के अगेंस्ट हो रही है, जिसने हम पे रूल करा, हम पे टॉर्चर करा, हम पे टैक्सेस लगाए। और उन एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट हो रही है जिन्होंने टैक्स हमसे वसूल करा और टैक्स भरा भी नहीं, इवन हमारे जो लैंड थे वो भी अपने फेवर में कर लिए सारे सारे। तो गुस्सा आएगा। Among the patriotic song they sang was Marsellaise।
मार्शलीज कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट डे आइसल। अब ये जो पोइट हैं इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा नेशनल एंथम कंपोज किया है जिसका नाम है मार्शलीज। अब इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शलाइज एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट्स इट्स नेम। और जैसे वो पेरिस से मार्च कर रहे थे, किससे? मार्शलीज थे, तो इस पूरे के पूरे सॉन्ग का नाम ही मार्शलीज रख दिया गया और आगे जाकर ये नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि सॉन्ग क्या होता है, जब गाना सुनते हैं ना तो एक नई एनर्जी आती है ना, ब्रेन वॉश हो जाता है, पूरा का पूरा वाइप हो जाता है सब कुछ। जितना अगर टेंशन है ना, सारा टेंशन एक छोटे से म्यूजिक से शांत हो सकता है। तो अब इन्होंने क्या करा, ये पूरा का पूरा एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं पूरा एकदम शानदार तरीके से कि हाँ अब हमें क्या करना है, हमें वॉर करनी है और पर्शिया के अगेंस्ट करनी है, उनको तो कर ही देना है। और साथ में वो क्या सोच रहे थे कि हम तो इनके खिलाफ कर रहे हैं, तो अंदर से जो आग आ रही थी ना ऑफ वॉर, वो पूरी तरह से आ रही थी। और वहीं किसी ने पोइट आए, उन्होंने बोला मार्शलीज सॉन्ग, और उनके जो वर्ड थे उस एंथम के अंदर वो ऐसे थे कि लोगों को और मोटिवेट करें। और जैसे वो मार्च कर रहे थे मार्शलीज थे, तो इस सॉन्ग का नाम भी मार्शलीज रख दिया गया। द मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और जो नेशनल एंथम है फ्रांस का, वो क्या है, अब मार्शलीज है, क्योंकि वो इतना शानदार रहा उसका इफेक्ट। तो उस वक्त जो वहां कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या है, एज ए इसको नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस कर दिया। The revolutionary wars brought losers and economic difficulties to the people। और ये जो रेवोल्यूशन था ये बहुत सारे इसमें लूजेस आए, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आए, लोग भूखे मरे, मर भी गए। while the men were away fighting, यानी जब मैन जो आदमी था वो फाइटिंग के लिए गया बाहर एट द फ्रंट, यानी बॉर्डर के बाहर गया, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families। अब जितने भी सारे आदमी थे, मैन थे, वो सारे घर छोड़कर कहाँ चले गए, वो सारे वॉर में चले गए। अब वो रहते यहाँ तो मजदूरी करते हैं, वेजेस करते हैं, अर्निंग करके लाते तो घर पे देते। अब वही नहीं है तो पीछे घर का सारा जो फाइनेंस सिस्टम है वो हिल चुका है। अब तो पीछे एक पावर आती है, वुमेन पावर। तो जितना भी सारा वर्कलोड था वो फैमिली का प्रेशर, फैमिली का टेक केयर, सारा का सारा मैनेज करना, वो पूरा का पूरा वुमेन पर आ गया। किस पर आ गया? वुमेन्स पर आ गया। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections। अब ये सामने आ गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसने किसको राइट दिया? सिर्फ रिचर सेक्शन को राइट दिया है। और लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड, और इसके साथ कन्विंस हो चुके थे, है ना। द पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। और यही बाद में जो क्लब बनते हैं उसका जो मेन रीजन कह सकते हैं हम, जितनी पॉलिसीज बनी हैं वो डिस्कस होनी स्टार्ट हुई और वो फिर एक क्लब ऑर्गेनाइज किए गए। बस इस जो रूल है इसका क्या ब्रोकट हो सकता है, इसका क्या प्रोज है, इनके क्या कॉन्स हैं, ये सारे अब एक पूरा मैनेजमेंट होने लग गया। बाय ग्रुप्स इनके ऑर्गेनाइज होने लग गए, इनके जितने भी सीक्रेट सोसाइटी थी वो इंट्रोड्यूस होने लग गई। एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन क्लब्स। और इन सब में जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल क्लब रहा डिस्कस करने में और इनके प्रोज निकालने में, कॉन्स निकालने में कि हाँ ये इस लॉ में सही बात है और ये इस लॉ में ये गलत बात है, तो एज ए कमिटी इंट्रोड्यूस हुई है। और इनमें सबसे जो पॉपुलर था वो जैकोबिन क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट सेंट जैकब इन पेरिस। और इनको इसका नाम कैसे मिला था? सेंट जैकब जो कि पेरिस में है, उसके रेफरेंस में उसको नाम मिला जैकोबिन्स। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओवन क्लब्स। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वुमेन का राइट्स उसमें बिल्कुल नहीं है, बट जैसे वॉर हुआ, वॉर के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, लोगों को पता लगा कि जो पावर थी वो किससे, मोनार्की से वापस रिच लोगों के पास या फिर रिच सोसाइटी के पास गई है,
तो लोगों को पता चला कि नहीं, चेंजेस तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो उन जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बने थे उनको डिस्कस करने के लिए नई नई सोसाइटीज, नए नए क्लब्स बनने लगे। और जहां जो मैन है वो क्लब्स बना रहे थे, वहीं वुमेन्स भी पीछे नहीं थी, वो भी अपने मतलब उस पूरे के पूरे पीरियड में नए नए क्लब इंट्रोड्यूस कर रही थी सीक्रेटली। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब अब यहाँ के जैकोबिन क्लब के जो मेंबर है वो लेस, मतलब जो जितने भी गरीब सेक्शन है, जो अमीर नहीं है, उससे थोड़े से नीचे वाले जो प्रोफेशनल्स हैं अपने लेवल में, वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जैकोबिन क्लब के अंदर। एंड दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर, जिनमें कौन कौन है? स्मॉल शॉपकीपर है, आर्टिसंस है सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर। यानी जितने भी जो लो क्लास फैमिलीज हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं है या फिर प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे के सारे इन ग्रुप्स में क्या होने लगे? एडमिट होने लगे। अब जब ये लेवल, जब इस लेवल वाले लोग जो हैं जब ग्रुप में इंट्रोड्यूस होंगे, तो वो क्या करेंगे? डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कहां से जो ये लॉ है वो पास हो रहा है, बट कहां तक आते आते इसके जो मीन है वो पूरे चेंज हो रहे हैं, है ना। तो अगर आपको ये चेक करना है कि मेरे द्वारा लॉ बनाया गया कहां तक करा है, तो आपको सबसे बेस लाइन पे जाना पड़ेगा कि आपका लॉ कहां तक इंट्रोड्यूस हुआ है और किस वे में हुआ है। इसको चेक करने के लिए सिंपल सी बात है कि क्या करना था? ग्रुप में डिस्कशन होना जरूरी था। तो बस वही जब ये लोगों को पता चला कि नहीं, ये डिस्कशन वाला ये जो डिबेट है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ये पूरा ब्रॉड तरीके से होने लगा और पूरा इतना फेमस हो गया कि लोग मैन के साथ साथ वुमेन भी क्या कर रही थी? अपने क्लब्स बना रही थी, वो भी मतलब डिस्कस कर रहे थे पूरे के पूरे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब जैकोबिन क्लब का कह सकते हैं, यानी जो उन सब का जो लीडर था वो कौन था? वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये वो रोबेस्पियर नहीं है, ये दूसरा इंसान है, बस उनका लीडर कौन था? रोबेस्पियर। और इसकी बहुत शानदार शानदार बात हम आगे देखने वाले हैं, पर इसने जो किया है वो भूले से भी नहीं बुलाया जाएगा। A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock worker। अब इन्हें जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड करा कि एक तो जो रिच सोसाइटी वो क्या पहनती थी? वो ब्रीचेस पहनती थी, हाफ जिसको पैंट बोलते हैं, हाफ पैंट्स पहनते थे वो। कौन? जो रिच सोसाइटी थे। उसके बाद जो जैकोबिन क्लब था उन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे? हम फुल पैंट वाली ट्राउजर्स पहनेंगे कि अपने आप को उन लोगों से अलग करने के लिए। और ये जो लॉन्ग पैंट ये कौन पहनता था? ये डॉक वर्कर्स पहनते थे। एंड दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन। उस फैशनेबल सेक्शन जो एरिस्टोक्रेसी के पास था उनसे अलग रहने के लिए, स्पेशली नोबल्स। अब नोबल्स यहाँ कौन है? नोबल्स सबसे अमीर, जिनको हम एरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी या फिर फर्स्ट सोसाइटी, ये तीनों एक ही है। अंडरस्टैंड? नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस, यानी जो यहां तक पहनते थे, जिनको बरमुंडा भी बोलते हैं, तो वो फैशन का साइन हुआ करता था। बट इन जैकोबिन मेंबर ने डिसाइड किया कि हम तो ये नहीं पहनेंगे, हम तो फुल जो साइज है वो ट्राउजर वही पहनेंगे। एंड इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेम द एंड ऑफ द पावर वाइल्डेड बाय वेयर्स ऑफ नी ब्रीचेस। और ये एक साइन था प्रोक्लेम करने का, भाई हाफ पैंट वालों तुम्हारी जो रूलिंग है वो क्या हो चुकी है? एंड हो चुकी है। अब रूल किसका आएगा? फुल पैंट वालों का। तो इस तरह से उनका एक साइन था, ये उनको इंट्रोड्यूस करने का कि आपकी जो शासक है, जो आपका रूलिंग सिस्टम है, वो अब एंड होने वाला है। अंडरस्टैंड? एंड इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर। जैसे कि मैंने बताया, वियर्स ऑफ नी ब्रीचेस, यानी जो छोटे कपड़े पहनते थे, बाउंड्री जिसको बोलते हैं, उनकी जो पावर है वो एंड होने के लिए। दिस जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैनक्लोटर्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। यानी जैकोबिन केम टू बी नोन है ना, उनको पता लगा क्या लगा कि इनको क्या बोलते हैं? सैनक्लोटर्स बोलते हैं, जिनका मीनिंग क्या था? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी जिनके पास नी ब्रीचेस नहीं है। सैनक्लोटर्स मेन वोर इन एडिशन द रेड
कैप सिंबलाइज लिबर्टी, जैसा कि हमने क्या अफ्रीकन कैप देखी थी पहले, वो किसके लिए, वो एक फ्रीडम को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो पहनते थे, और है ना ये भी पहनने स्टार्ट करने लगे। कौन सी कैप, जो लिबर्टी को इंट्रोड्यूस करें। तो ये जैकोबिन क्लब के ये मेंबर हैं मैन, और ये जिन्होंने अपना अलग से क्लब सेंटर कर रखा है वो ये वुमेन है। इन्होंने भी क्या स्टार्ट करा, अब जो पहनावा होगा, जो वियरिंग होगा, वो सिर्फ मैन के लिए नहीं था। पहनेंगे कौन, पहनेंगे तो दोनों, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए ना एरिस्टोक्रेसी नोबल्स को कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं अब। एंड वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। अब क्या हुआ, वुमेन को ये अलाउ करना जो अलाउ नहीं था, तो इन्होंने क्या अपना अलग से ही बिल्कुल, जब क्लब सेपरेट करा तो इन्होंने भी पहना, पर इन्होंने पैंट पहनना शुरू नहीं करा था। इन्होंने अपने रूल के हिसाब से एक अलग जो वेयरिंग है वो सेट करा, है ना। तो ये दोनों जो थे पीछे, ये सर और ये मैडम, ये दोनों कपल्स हैं। तो अगर इन्होंने वेयर कर रखा तो इन्होंने भी एक अगला साइन अपना इंडिकेट करने के लिए कि ये चीज हो रही है उसके लिए पहना है। तो आज का सेशन हम करते हैं यही कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो रोबेस्पियर ने आखिर ऐसा क्या किया था कि इतना बड़ा घमासान उसके पीछे हो रखा है। Until then, we will meet soon on next session. Until then, stay tuned. See you soon. Thank you so much for watching.